हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, हाय गाइस, माय नेम इज रोहित कुमार मंडल, ऑल इंडिया रैंक 17 in GATE 2024 mining engineering. I've done my BTech and graduated from IIT ISM Dhanbad. Done my BTech in mining engineering. Okay, नहीं था। चलो, आज हम लोग का लेक्चर 3 है। We will be starting with question number 35. We have already completed till question number 34 yesterday. ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज क्लास, थोड़ा मैं आप लोग को एक बात बता दूं। कल को जो जो थ्योरी मतलब हम लोग का छूट गया था, या फिर मैं उतना उस पर एम्फेसिस नहीं कर पाया था, आई सेड कि वो मैं आज कर दूंगा। तो एक तो था आपका बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक था आपका 11th का जो क्वेश्चन था उसको एजम्पशन मेथड से, मतलब वो ग्राफ ड्रॉ करके बना करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे चल जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 पे ग्राफ ड्रॉ करके क्या कैसे करना था। ठीक है, ये था हम लोग का 11th का क्वेश्चन। अगर 11th क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको ना पहले यही तो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इजी है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग ने ग्राफ मेथड से नहीं बनाया था। काफी ने बोला था कि ग्राफ मेथड से सर ऊपर बना लेना। तो लेट्स सी कि ग्राफ मेथड में कैसे बनता है। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब बोला कि इनिशियली एट जीरो ईयर में, मतलब कितने साल है, एक जीरो ईयर है, एक 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनिशियली मेरा -50,000 पे था, इसको -50,000 कर दिए। इसमें क्या था, 16719 प्लस, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। ठीक है, अगर ऐसा सीन था तो अब हम लोग एजम्पशन मेथड पे क्या करेंगे कि लेट एनपीवी हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में था, एक ऑप्शन ए था 10%, बी था 20%, सी था 30% और डी था 40%। तो इनके बीच में ही कंसिडर करना होता है। तो हम लोग पहले एक तो 15% ले लेंगे एक बार एनपीवी कैलकुलेट करने में, और वापस हम लोग एक बार 25% पे देख लेंगे कि कैलकुलेट करने में कितना आएगा। ओके, तो इस कंडीशन पे कि अगर हम लोग एनपीवी लेते हैं एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा -50,000, ठीक है, प्लस 16719 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1.15 टू द पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 5 इंटू 0.15। ठीक है, यही होगा। सो दिस वुड गिव मी a रिजल्ट ऑफ 6043.85। ठीक है, कूल। अब इसी में थोड़ा और देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग एनपीवी करेंगे एट आई इज इक्वल टू 25%, इसमें कितना आएगा, -50,000, ठीक है, प्लस 16719 इंटू 1.25 टू द पावर 5 -1 बाई 1.25 टू द पावर 5 इंटू 0.25। ठीक है, इसका वैल्यू देखेंगे तो दिस वुड बी अराउंड 5038.85। ठीक है, मतलब मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया और एक नेगेटिव वैल्यू आ गया, जो कि मेरे को चाहिए था। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 15 से 20% के बीच में ही होगा। वो 15 से 25% के बीच में कहीं पे कट ऑफ, मतलब जीरो पे आएगा वैल्यू, है कि नहीं। 15% था, ये 25% था। देखो, ऑन एन एवरेज ये 15 से 25 के बीच में आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है, दैट इज 20%, है कि नहीं। दैट इज 20% इज ओनली अवेलेबल। अगर अगर मान लो कि और कोई ऑप्शन भी रहता तो हम लोग कैसे चेक करते, चेक करने के लिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करते। ये कितना था, 6043.85। ठीक है, यहाँ से था, और ये 15 पे था। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, 5038.85। ठीक है, ये सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे कट करेगा कहीं पे, ऐसे ऐसे यहाँ पे। ठीक है,
ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6043.85। बस इसको नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी और ई, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी बाई बी सी। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे ए डी का वैल्यू कितना है, यही तुम लोग को निकालना है, आई बाई ए बी का वैल्यू कितना है, 25 माइनस 15, दैट इज 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। बेसिकली हम लोग लिखेंगे आई बाई 10। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर, डीई का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, 6043.85 डिवाइडेड बाई बीसी का फुल लेंथ का कितना हो गया, 6043.85 प्लस 5038.85। ठीक है, इसमें वैल्यू निकालोगे तो आई 5% आएगा, तो 15% पहले ही था, और 5% आएगा तो 20% आ जाएगा। हमारा आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर दिए, ये भी देखे कि कॉमन सेंस से कैसे हम लोग पहले निकाल लिए थे, और सॉल्व करके भी देख लिए, अराउंड 20% आएगा। ठीक है, कूल। चलो, ये क्वेश्चन तो बन गया था, तो बस दूसरा मेथड हमने तुम लोग को दिखा दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज था, जो कि था बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक था बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इन इसका इक्वेशन क्या होता है, एन सी एक्स पी इंटू पी टू दावर एक्स 1 माइनस पी टू दावर 1 माइनस एक्स, यही होता है, यही होता है बर्नौलीज का प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन। ठीक है, बस इसमें क्या करना होता है कि अगर मैं एन, स्पेशल कंडीशन इस पे यही आता है कि इसको अगर एन का वैल्यू 1 कर दिया जाए, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग को आ जाता है, दैट इज पी टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस। ठीक है, क्योंकि एन को 1 कर दिए। अब हम लोग क्या है, पी का एक्स का वैल्यू कहाँ से, यहाँ पे क्या होता है ना, बर्नौलीज में दो ही चीजें होता है, या तो सक्सेस जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फेलियर दैट इज 0। ठीक है, तो या तो यहाँ पे एक्स 0 होगा या तो एक्स 1 होगा। ठीक है, अब इसमें पुट करके देख लेंगे क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो या तो जब हम लोग का 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर विल बी 1 माइनस पी, और एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा पी। बस इतना ही था डिफरेंस बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत कुछ और, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये तुम लोग का कल का जो डाउट था वो मैंने बस सॉल्व कर दिया पहले ही, पर बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आज 35 से। कोई दिक्कत बताओ, यस और नो में बता दो। कोई दिक्कत नहीं है ना, 35 पे जाए हम लोग। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कभी कभी। अच्छा ठीक है, एक मिनट इसको मैंने चेक करना, अब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या, क्या अब क्लियर है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या, या अब ऑल ओके है। अब स्मूथ चल रहा है, अब वॉइस क्लियर आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल हो गया देखो। ठीक, चलो। लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर, तथा हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 35 से। हम लोग 34 तक कल कर चुके थे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। ओके,
बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि फॉर अ हार्ड ओपन पिट माइंड फॉलोइंग डेटा आर गिवन। बर्डन दिया है मेरे को 5 मीटर, 295। हाँ सही है, बट उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 296 आ जाएगी। बर्डन 6 मीटर, स्पेसिंग 5.5 मीटर, बेंच हाइट 15 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1.5 मीटर, कॉलर स्टेबिंग 4 मीटर, डेंसिटी 2500 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव 800, पाउडर फैक्टर इतना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ होल पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है सर, बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं? देखो दिखा देते हैं कैसे solve करते हैं। ये सब क्वेश्चन आए ना तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ये की गलती नहीं है। ये सवाल अगर हम लोग के पास आएंगे, हम लोग ये सवाल एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे। ठीक है? ये सवाल हम लोग एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे। सही है, सही है, गुड। यही बोला गया था हम लोग को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बोला गया है, लिख लेते हैं। बर्डन दे दिया हम लोग को 5 मीटर, स्पेसिंग दे दिया हम लोग को 5.5 मीटर। ठीक है, बेंच हाइट हम लोग को दे दिया 15 मीटर, सबग्रिड ड्रिलिंग जे दे दिया 1.5 मीटर, कॉलर स्टेमिंग मतलब स्टेमिंग हो गया, इसका मतलब टी हो गया, टी इज 4 मीटर, डेंसिटी ऑफ रॉक रो डी या फिर रो आर लिख लो, 2500 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर टन में करेंगे तो दिस वुड बी 2.5 टन पर मीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या दिया गया है कि रो हम लोग को एक्सप्लोसिव्स का दिया गया है 800 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और पाउडर फैक्टर हम लोग को दिया गया है 1.5 टन पर केजी। ठीक है, बस इतना ही दिया है। तो हम लोग को क्या पता, पाउडर फैक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रॉक बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, इतना ही होता है। बस ये केजी में होगा, ये टन में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5 दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्रोकन हो जाएगा, जाएगा तुम्हारा 5 × 5.5 इंटू, बस हम लोग वॉल्यूम में बेंच हाइट करते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग नहीं लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 इंटू 2.5, तभी हम लोग का सीधा टन में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव कितना हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर, यही निकालना है, डायमीटर ही नहीं दिया है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इंटू लेंथ, टोटल लेंथ कितना हो गया, ये 15 मीटर था, उसके बाद हम लोग सबग्रेड ड्रिलिंग किए और 1.5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 16.5 मीटर, जिसमें से हम लोग को ऊपर स्टेमिंग 4 मीटर का करना है, ये 4 मीटर कर दिए। एक्सप्लोसिव कितने में बचा, एक्सप्लोसिव से 4 माइनस कर देंगे तो 12.5 मीटर में बचा बस। ठीक है, ये हो जाएगा 12.5 मीटर्स, है कि नहीं? और हम लोग क्या करेंगे 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या बोलते हैं तुम्हारा एक्सप्लोसिव का डेंसिटी, फिर ये केजी में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर क्यूब में आता, और ये केजी पर मीटर क्यूब में आता, तो ये केजी में आ जाएगा यूनिट, ये टन में आ गया यूनिट, सेम हो गया। अब बस यहाँ से डी निकाल लो, डी का वैल्यू आ जाएगा 296 mm। ठीक है, तो निकाल लोगे तो दैट वुड बी गिविंग मी 296 mm। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, देख लो आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? We go to question number 36। ये तो डाउट नहीं होना चाहिए, अब इतनी बार हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये अब डाउट। ठीक है, चलो। क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, सबग्रेड को ऐड नहीं करेंगे। नहीं यार वीरेंद्र, सबग्रेड को हम लोग जब वॉल्यूम निकालेंगे
ये मैंने पहले भी बोला है। जब वॉल्यूम ऑफ रॉक निकालेंगे तब हम लोग का सबग्रेड ऐड नहीं होता, तब सिर्फ बेंचाइट होता है। ठीक है, सबग्रेड हम लोग सिर्फ एक्सप्लोसिव्स के केस में, जैसे 15 मीटर मेरा बेंचाइट था, उसके साथ मेरा सबग्रेड ड्रिलिंग दिया है 5.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर, सॉरी 5.5, 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो 15 1.5 हो गया तुम्हारा, साढ़े 16 एक्सप्लोसिव कॉलम के लिए लेंथ टोटल, जहाँ तक मेरा एक्सप्लोसिव डलेगा, लेकिन उसमें से स्टेमिंग मैंने 4 मीटर का कर दिया। एक्सप्लोसिव कितने पे डला? 12.5 मीटर पे। बस यही करना था। 36 में क्या, 200.72 है, 0.72। क्या कर रहे हो यार? गलत है, टर्न में पूछा है। 00.772 नहीं होगा, गलत है थोड़ा। यूनिट देखो, यूनिट देख लो, यूनिट पे गलती की हो तुम। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं 36 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 36 को ठीक है, यही सवाल था। चलो, यहाँ पे क्या क्या बोला है देखो तो जरा। यहाँ पे बोला है कि मेरा, हाँ, निहारिका सही है, निहारिका सुनील दोनों सही है। ठीक है, सोनू तुम्हारा पॉइंट गलत पे चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि क्वेरी इज प्लान टू बी वर्किंग ऑन अ रॉक ऑफ एंडेसाइड विद एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव पर मंथ है 52 टन, 52 टन। ठीक है, 52 टन मतलब कितना हो गया? 5200, मतलब 52,000 kg। ठीक है, 52,000 kg है। पाउडर फैक्टर मेरे को कितना दिया है? assuming that the specific gravity is 2.7 and चार्ज फैक्टर, चार्ज फैक्टर का मतलब होता है पाउडर फैक्टर। ठीक है, चार्ज फैक्टर पे हम लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं, दैट इज 1.43 मीटर क्यूब पर केजी। पाउडर फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव। तो अब मेरे को क्या बोला है? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, मतलब ये मीटर क्यूब में ही करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में ही आएगा, सॉरी टन्स में ही आएगा, क्योंकि ये टन्स में है। ठीक है ना, टन्स में तो नहीं आएगा। ये कितने, ये मीटर क्यूब पे ही आना चाहिए, मीटर क्यूब पे ही आना चाहिए। अच्छा, मीटर क्यूब इनटू तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कर देंगे तो तुम्हारा टन क्यूब सही है, सही है। ठीक है, अब मेरे को ये दे दिया है कि 1.43 इज माई क्या बोलते हैं, चार्ज फैक्टर। वॉल्यूम को मान लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, और एक्सप्लोसिव का वेट कितना है? 52,000 kg। ठीक है, तो इससे मेरा एक्स कितना निकल जाएगा? तो सिंपल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 52,000 इंटू 1.43 मीटर क्यूब आएगा। दिस वुड बी इक्वल टू 74,360 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर 74,360 मीटर क्यूब को हम लोग उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट वुड गिव मी इन टन्स, क्योंकि हो जाएगा 200,772 टन्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या ये क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाएंगे। सही है, ठीक, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, ये देखो, ये रहा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन तुम लोग का। ठीक है, आज का क्वेश्चन, लेट्स सी किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक एग्जाम में 150 मेरे क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स ईच है। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 4 चॉइसेस है। इनकरेक्ट आंसर फेचेस यू -0.25 मार्क्स। ठीक है,
मतलब इनकरेक्ट के लिए हो गया, लिखते जाओ, इनकरेक्ट के लिए हो गया -0.25, करेक्ट के लिए हो गया +1। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 150। ठीक है, सपोज 1000 स्टूडेंट्स चूज ऑल देयर आंसर्स रैंडमली, स्टूडेंट्स कितने हो गए, स्टूडेंट्स हो गए मेरे 1000। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए मेरे 1000। तो मेरे को पूछा गया है कि द टोटल सम ऑफ द एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन का मतलब क्वेश्चन है। 9375। गुड, मैथ्स लोग का स्ट्रॉन्ग है, मैं समझ चुका। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है कि मतलब मान लेते हैं कि लेट एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सिंगल स्टूडेंट। क्या, एक स्टूडेंट को हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग एक स्टूडेंट को देखेंगे एक क्वेश्चन पे, स्टूडेंट इन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन पे एक स्टूडेंट का कितना मार्क्स ऑब्टेन हो रहा है, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, हाँ सर सही है, सही। ठीक है, पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इंटू 150 कर देंगे ताकि मेरे 150 क्वेश्चन के लिए निकल जाए, इंटू 1000 कर देंगे ताकि हम लोग को 1000 बच्चों में मिल जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए, P1 x1 प्लस P2 x2, है कि नहीं, P1 x1 प्लस P2 x2, यही होगा। तो मेरा करेक्ट होने का चांसेस कितने हैं, 1/4। ठीक है, और उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, 1 बनेंगे। मेरे गलत करने के चांसेस क्या है, 3/4, क्योंकि चार में से एक ही सही होगा ना, तो चार में से अगर एक ही सही होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट कितना है, 1/4, और उसका मार्क्स कितना है, 1। जो कि मेरा इनकरेक्ट करने का चांस कितना है, 3/4, और उसका मार्क्स कितना है, -1/4, है कि नहीं। तब टोटल कितना आ जाएगा मेरा एक के लिए, कितना आ जाएगा बताओ, 1/4 -3/16, ये आ जाएगा 1/16। क्या मतलब 1/16 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल स्टूडेंट इन सिंगल क्वेश्चन का वैल्यू इतना ही आएगा, क्योंकि मेरा एक एक ही ऑप्शन जो कि सही है उसका चांस कितना है, 1/4 प्रोबेबिलिटी, चार में से एक ही सही है, और उसका मार्क्स कितना है, एक। और जो मेरे इनकरेक्ट है वो कितने हैं, 3 है, 3/4, और उसमें मार्क्स, हाँ समझ, वही समझा देखो। मेरे पास 150 क्वेश्चन है, 1000 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से मेरे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन है जिसमें, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, चार ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ एक ही सही है। ठीक है जी, चार में से सिर्फ एक ही आंसर जो है उसका सही है। ठीक है, और बाकी तीन क्या है, गलत है। चार ऑप्शन में अगर एक सही हुआ तो बाकी तीन क्या है, गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पे निकालेंगे, फिर हम लोग 150 क्वेश्चन में निकालेंगे, एक स्टूडेंट का 150 क्वेश्चन, फिर हम लोग निकालेंगे 1000 स्टूडेंट्स का 150 क्वेश्चन पे कितना आएगा। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखेंगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग कितना मार्क्स एक बच्चा एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स ला सकता है, उसका सही होने का चांस, हाँ हाँ सही है बिल्कुल सही है, गुड। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ये करना है कि एक्सपेक्टेशन मेरा सही होने का क्या है, 1/4। ठीक है, और उसमें मेरा मार्क्स कितना है, उसमें मेरा मार्क्स 1 है, +1 है, और -1/4 है ना, सही के लिए तुमको +1 मिलेगा, तो +1 इंटू 1/4, प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, गलत गलत करने का चांसेस 3/4 है, क्योंकि अगर चार में से एक ऑप्शन सही है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4, और तीन गलत है तो 3/4, है कि नहीं। तो 1/4 इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू -1/4, क्योंकि जो गलत है उसका कितना नेगेटिव मार्किंग है, -1/4, तो ये कितना आ गया, 1/4 -3/16, दैट इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये तो मेरा एक स्टूडेंट पे आया और एक क्वेश्चन पे आया। ठीक है, एक स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन पे कितना आया, 1/16। ठीक है,
एक स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट और 150 क्वेश्चन पे कितना आएगा, 150 पे कितना आएगा, 1/16 इंटू 150, है कि नहीं। अब एक स्टूडेंट और नहीं सॉरी 1000 स्टूडेंट और 150 क्वेश्चन पे कितना आएगा, बहुत आसान है। इसमें कितना आएगा, 1/16 इंटू 150 इंटू 1000, ये आ जाएगा 937। देख लो क्या आंसर आ रहा है, क्या तुम लोग का आंसर आ रहा है, आंसर आया, ठीक है। 9375 इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। मैं सबसे इजी पॉसिबल वे में बता रहा हूँ, इससे इजी मेरे को नहीं लगता कि और कोई कुछ हो पाएगा, ठीक है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 38 देन। 38 पे चलते हैं। ये हो गया 37। 38 क्या बोल रहा है देखते हैं। 38 मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास क्या है। 38 वाले क्वेश्चन पे देखो, मेरे को बोला क्या गया है कि 2n बिट बाइनरी स्ट्रिंग S1 और S2, ठीक है, आर चोजन रैंडमली with a uniform probability, ठीक है। The probability that the hammering distance between these strings, the number of bits position where the two strings differ is equal to d is कितना होगा बताओ। प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है, सेम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे हम लोग। ये तो एक लाइन में बन जाएगा, ये एक लाइन वाला सवाल है, ये एक लाइन वाला सवाल है, बताओ। तो तुम लोग का आंसर भी हम दिखा दिए, बताओ। ऑप्शंस भी हम लोग दिखा दिए, अब पता क्या होगा। लेट मी सी कौन कौन सा आंसर देता है पहले। बहुत बहुत ही, ये बस तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, बस फिर बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो तो कैसे करेंगे हम लोग, कि हम लोग को बोला क्या गया, हम लोग को बोला क्या गया कि तो मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। एन सी डी टू द पावर टू, नहीं 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 नहीं, टू द पावर टू नहीं होगा, टू द पावर टू नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ सही है, निहारिका सही है, बिल्कुल सही है। देखो सही है, तो यही पे यही, इसीलिए इस पे ऑप्शन है ही नहीं। जो तुम्हारा आंसर होगा दैट इज नॉट इन दिस ऑप्शन। देखो इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हाँ ऑप्शन नहीं है एग्जैक्ट। देखो क्या बोला गया है ना, कि मेरे पास दो स्ट्रिंग S1 एंड S2, मैं दो लिया हूँ आउट ऑफ अ सेट ऑफ n, ठीक है। n नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स है, जिसमें से मैं दो स्ट्रिंग को ले रहा हूँ एंड S1 और S2, बट इसमें कंडीशन ये लगाया गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा d, ठीक है। बस इतना ही दिया गया है कि इनके बीच, मतलब मैं किसी भी, मैं मान लो इसके बाद कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ S3 और S4, बस इसमें ये होना चाहिए कि इसके बीच में भी डिस्टेंस d होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कंडीशन इज सेट। तो n में से कितना लेना है, d लेने हैं, ठीक है। और मेरा टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना हो जाएगा, दो स्ट्रिंग लेना है आउट ऑफ n कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 टू द पावर n। मेरे को डी को कांस्टेंट बाइनरी स्ट्रिंग्स को, अरे बाइनरी स्ट्रिंग्स तुमको कुछ नहीं देखना है, वो नहीं देखना बाइनरी स्ट्रिंग्स क्या होता है, वो बस तुमको ऐसे ही बोला गया। विदाउट बाइनरी स्ट्रिंग्स तुम समझ के भी कर सकते हो, तुमको डी फिक्स रखना है। दिस इज द फिक्स थिंग जो तुमको रखना है, ठीक है। अब मतलब डिस्टेंस उनके बीच में, ठीक है।
एन में से तुमको डी फिक्स रखना है, और मेरा टोटल, हाँ वही मैं कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, मतलब है बहुत सारे, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से मैं दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, S1 और S2, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि मैं कभी भी S1 और S2 के बीच में लूंगा तो उसका डिस्टेंस डी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और स्ट्रिंग ले लिया S3 और S4, तो इसके बीच में भी मेरा डिस्टेंस डी ही आएगा, बस यही कंडीशन है। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन मतलब वो कितने हो गए कि हर बार मेरे को दो ही लेना है, हर बार मेरे को जब भी लेना है दो स्ट्रिंग के बीच में देखना है, तो टू टू दावर एन, जैसे एक कॉइन को अगर हम लोग फ्लिप करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, हेड और टेल, दो को करेंगे तो क्या हो जाएगा टू स्क्वायर, तीन को करेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा टू क्यूब, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटीज है और कितने बार हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका भी सैंपल स्पेस हो जाएगा टू टू दावर एन, तो टू टू दावर एन किसमें है, बस इसमें है, लेकिन इसमें ऊपर डी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा कि एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, इसमें से हमको डी फाइंड आउट कर रहा है, तो दिस इज एन सी डी डिवाइडेड बाई टू टू दावर एन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, यहाँ पे किसी ऑप्शन में वो है नहीं, तो ये तुम लोग को बोनस मिलना चाहिए था उस हिसाब से, ठीक है। इज इट क्लियर, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चले, ठीक है। देखो मेरे को बोला गया है, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, ठीक है, मेरे को बोला क्या गया है, मेरे को बोला गया है कि टू एन बिट स्ट्रिंग्स, ठीक है, S1 and S2, S1 and S2 are chosen randomly with uniform probability, मतलब मैं, मेरे पास डी का कॉन्सेप्ट नहीं समझे, डी का, अरे देखो डी क्या है कि डी उनके बीच का डिस्टेंस है, सुनो ठीक है, देखो डी क्या है कि उनके बीच का डिस्टेंस है, कि मैं कोई भी दो स्ट्रिंग लूंगा, कोई भी दो स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, उनके बीच का मेरे को जो डिस्टेंस है दैट शुड बी कमिंग डी। सर यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे तो बोनस मिलेगा क्या सर, नहीं, हाँ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रिंग, सही है मनीष। क्वेश्चन अगर तुम्हारा बोनस, हाँ बोनस ऐसे तो मिल जाना चाहिए सबको, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि तुमको मिल जाए बोनस का आंसर, मतलब मार्क्स। ऐसे भी शायद अब दे देता, पहले नहीं देता था, मेरे को पता है नहीं, मेरे साथ तो अभी मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैं गलती किया हूँ तो गलत ही आया, वो कभी क्वेश्चन बोनस होता ही नहीं, जो सही करके आता हूँ वो कभी कभी बोनस हो जाता है, ये बात तो होता नहीं है, ठीक है। क्या सनू और तुम्हारा अभिषेक दोनों का डाउट क्लियर हुआ। S1 और S2 में कोई भी स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिनके बीच का डिस्टेंस मेरे को डी रखना है, तो मैं अब कोई भी स्ट्रिंग लूंगा S3 और S4 में ले लूंगा या S5 S6 ले लूंगा, उनके बीच का डिस्टेंस मेरे को डी ही रखना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी डी। अभिषेक तुम्हारा क्लियर हो गया। बस यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग्स का मतलब ये समझना था कि एक साथ में दो दो करके लेंगे, और कुछ नहीं। तो एन सी डी, और मेरा सैंपल स्पेस हो गया टू टू दावर एन। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। बोला गया है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड्स, दो कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स विल बी किंग इफ फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है, बस इतना बोला गया है। कार्ड्स तो सबने खेला होगा, तो कार्ड्स में किंग्स कितने होते हैं, चार, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, है कि नहीं, 52। तो जब मैं पहला, मेरे को बोला है कि रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब मैं एक के बाद एक लूंगा, ठीक है, पहले मैं एक उठाऊंगा, उसको फेंक दूंगा बाहर, और फिर मैं दूसरा उठाऊंगा, ये जो पहला उठाया वो वापस डेक में नहीं आया, बस इतना, इसीलिए नॉट रिप्लेस का मतलब इतना ही होता है। तो मेरा पहला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 सही है, पहले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52, क्योंकि पहले मेरे पास चारों किंग्स थे और मेरे पास 52 टोटल कार्ड्स थे। अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे, 51, और मान लो कि मैं पहला कार्ड किंग निकाल चुका हूं, तो अब मेरे पास किंग कितने बचे, तीन, बस यही मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आएगा, 39 का आंसर 1/2 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 31।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आई फील प्रोबेबिलिटी का, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक बार ठीक है, देखो देखो। मेरे पास मेरे पास एक डेक है, ठीक है, कार्ड्स का एक डेक है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो पता है, नॉर्मल डेक में हम लोग का 52 कार्ड्स होते हैं। किंग्स कितने होते हैं? किंग्स मेरे पास, सर अगर फर्स्ट टाइम पे किंग नहीं आया तो, अरे यार मैं तो किंग आने का ही प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ ना। मेरे को क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग, है कि नहीं? रिप्लेस बोलता तो देखो, अगर रिप्लेस बोलता तो 4/52 होता, इंटू 4/52 ही होता, क्योंकि रिप्लेस हो चुका है, मतलब कार्ड वापस आ चुका है, 52 ही कार्ड जब मेरे पास बचे और मेरे पास 4 ही किंग आने का पॉसिबिलिटी हो जाता, अगर ये रिप्लेस का कंडीशन होता तो। ठीक है, अगर रिप्लेस का कंडीशन होता तो ये। अब मेरे पास क्या है कि 4 किंग्स है कि नहीं अभिषेक? 4 किंग्स है। अब मैं पहली बार जब मैं उठा रहा हूं तो मेरे पास कितने, मैं किंग को ही उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 ही किंग्स है मेरे पास। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52, 52, 4/52, है कि नहीं? अब क्या है ना कि ये कार्ड को मैं बाहर फेंक दिया। अब अगर ये किंग आ चुका है और इसको मैं बाहर फेंक दे रहा हूं, तो अब मेरे पास कितने किंग्स बचे? 3। और अगर मेरे पास पहले 52 कार्ड्स था और एक तो मैं बाहर फेंक चुका हूं, तो दैट वुड बी 51। तो इंटू 3/51 अब होगा, नेक्स्ट कार्ड जब उठाएंगे और वो किंग का प्रोबेबिलिटी देगा, तो दिस वुड भी इतना ही होगा। क्या आप तुम लोग को ये बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 39। जितेंद्र, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि अगर हम लोग रिप्लेसमेंट बोलता तो क्या होता? रिप्लेसमेंट बोलते तो 4/52 इंटू 4/52 ही होता। ठीक है, 1/13 इंटू 1/13, 13 का स्क्वायर कितना? 169, 1/169 आता उसका आंसर अगर रिप्लेसमेंट बोलता। ऑप्शन नंबर सी आता फिर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 पे आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखो 40 क्या बोला है, ठीक है। देखो 40 में क्या हो गया, द वेलोसिटी वेक्टर फॉर अ स्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एज इतना। ये मेरे को वेलोसिटी दिया है, पॉइंट मेरे को दिया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक्स के जगह पे 1, वाई के जगह पे 2, जेड के जगह पे 3। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए, ये बोनस क्वेश्चन की तरह होता है कि यार मतलब मार्क्स दे दो, बच्चे को अगर मार्क्स नहीं मिल रहा है तो मार्क्स दे दो, बस इसमें पुट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। इसमें कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा तुम्हारा 18 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप, ठीक है, माइनस 10 के कैप। ठीक है, अब देखो तुमको इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं। ये क्या आएगा, v का वैल्यू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड करेंगे तो 18 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यही होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये 18 से तो ज्यादा होगा, 4 से भी ज्यादा होगा, 10 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि सब प्लस में है। देखो मेरे तीनों ऑप्शन क्या है, 18 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, एक ही पॉसिबल है जाती है चीज। तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है कि नहीं? 18 स्क्वायर इतना, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, इसको कैलकुलेट करने तक का जरूरत नहीं था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। 20.97 ना, दैट इज इक्वल टू 21, ऑप्शन में 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा फुद्दू वाला सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब हम लोग गए 2041। ठीक है, 41 में क्या बोला है? चलो इसको सॉल्व करो। हल्दी वाली दूध दीजिए। अरे हाँ यार, अरे नहीं, तुम लोग को ताकि डिस्टर्ब ना हो ना, तो उसी के लिए मैं क्या करता हूँ, फैन बंद करके एसी चला लेता हूँ। सुबह शाम एसी हो जा रहा है तो इसके लिए ठंडा लगता है। फैन मतलब आवाज करता है ना घर घर, इसलिए।
देखो ये बोला गया है, ठीक है, ये बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन along x axis is given as इतना acceleration of the particle where the velocity is 0, ठीक है। मेरे को पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है टू टी क्यूब माइनस 21 t² प्लस 60 t प्लस 6, ये मेरे को पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है। अब अगर हम इसको टी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये मेरे को क्या दे देगा, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 6t² माइनस 42t प्लस 60, है कि नहीं, प्लस 60। अब मेरे को बोला क्या है कि एक्सेलरेशन निकालना है जब मेरा वेलोसिटी जीरो, तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे। तो अब इसमें क्या है ना कि 60² माइनस 42t प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो इसमें हम 6 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं t² माइनस 7t प्लस 10 इक्वल टू जीरो। 6 को इधर ला दिए, 0/6 कर दिए, 6 को कॉमन लेके, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन बच गया। अब ये तो बहुत, ये मेरे को दिख रहा है 7 7, और ये इसका रूट्स क्या होता है 5 और 2, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो t² माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10, क्वाड्रेटिक को तोड़ेंगे तो, ठीक है, बचा। तो आंसर क्या हुआ, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा, दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसमें से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 5, इसमें से -2 कॉमन करेंगे तो t माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस माइनस, इसका आंसर आएगा 18 प्लस, गुड शुरू गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो कैसा दिखेगा मेरा, 18 प्लस माइनस 18 आएगा सनु, प्लस माइनस 18 आएगा एग्जैक्टली। तो t माइनस 2 होगा एक, और t माइनस 5 होगा एक, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल्स टू या तो 2 हो जाएगा या तो 5 हो जाएगा, दोनों कंडीशन के लिए मेरा वेलोसिटी जीरो आएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ताकि हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा d² x बाई dt² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6t² था, ठीक है, इस इक्वेशन से देखो, इसको हम लोग और एक बार करेंगे तो कितना आएगा 12t माइनस 42, ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार हम लोग t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, एक बार t इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। t जब 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 42, वो देगा मेरे को 80 माइनस 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t अगर 5 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 60 माइनस 42 हो जाएगा प्लस 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है ये सवाल, क्या ये सवाल क्लियर है, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे आगे बढ़े हम लोग। 42 मेरे को क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे बस ये होगा विच इक्वेशन डजेंट होगा, यहाँ पे ना एक डजेंट होगा सर, आंसर में पॉजिटिव टर्म यूज करते हैं ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ना एक डजेंट होगा, डजेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस ये कर लो, डजेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या सीन है ना देखो, सही है, डजेंट रिप्रेजेंट होगा, ऑप्शन ए सही है, गुड। देखो क्या होता है, देखो एक्सीलरेशन ना, अगर मेरा एक्सीलरेशन, हाँ निहारिका सनु दोनों सही है, अगर मेरा एक्सीलरेशन, ठीक है, और वेलोसिटी दोनों के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों के पास डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वालिटी मतलब क्वांटिटी तो है नहीं, ये लोग तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो डायरेक्शन तो होगा ही। अब अगर मेरा प्लस आ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, अगर मेरा माइनस आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। सेम केस ऑफ एक्सेलरेशन, अगर प्लस है, प्लस एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब क्या, वह एक्सेलरेट हो रहा है, अगर माइनस हो गया मतलब क्या है, वो डिसिलरेट हो रहा है, ठीक है। ये बस समझने वाला था। हम लोग जब पोजीशन वेक्टर से, जब हम लोग पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको विद रेस्पेक्ट टू टी एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन आया। अब वापस इसको मतलब जो v dx बाई dt आया, इसको वापस से एक और बार dt मतलब डिफरेंशिएट किए तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो तुम्हारा ये वाला एक्सेलरेशन है। कौन पूछा, मनीष पूछा था ना। बस दो बार डिफरेंशिएट कर दो पहले इक्वेशन को, ठीक है, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ तो इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मांगा है ना, तो हम लोग पहले वेलोसिटी को पहले
बोला कि वेलोसिटी जब मेरा जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी जब जब जीरो होगा तब मेरा एक्सेलरेशन पूछा है। तो वेलोसिटी जीरो कब कब आ रहा है, जब मेरा टी इज इक्वल टू 2 है और टी इज इक्वल टू 5 है। दोनों पुट करके देख लिए, एक बार -18 हो गया, एक बार नहीं यार सनु कैसे +18 होना चाहिए, मेरे पास दो है ना, मेरे पास टाइम दो है, मेरे पास तो टाइम दो है ना, तो दोनों क्वांटिटीज के लिए चेक करना पड़ेगा ना मेरे को एक्सेलरेशन। +18 सिर्फ क्यों होगा, -18 भी तो होगा ना। टी इज इक्वल टू 2 पे मेरा -18 है, और यहाँ पे भी तो मेरा वेलोसिटी जीरो है, इस पे भी तो मेरा वेलोसिटी जीरो है, तो फिर डिफरेंस क्या है, दोनों होगा, -18 भी होगा प्लस। अरे तो एक्स, हे भगवान, एक्सिलरेशन मांगा है, इसका मतलब अब तुमको ये थोड़ी बोला है कि यहाँ पे ये थोड़ी बोला गया है कि एक्सिलरेशन का मतलब सिर्फ प्लस ही आएगा, इसका मतलब सिर्फ प्लस आएगा थोड़ा। एक्सिलरेशन अगर नेगेटिव आया तो दैट मींस रिटार्डेशन और डिसिलरेशन, बट एक्सिलरेशन तो है, वो भी तो उसका ए से ही डिनोट करेंगे, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्सिलरेशन बोले तो दोनों आएगा, डिवाइड ऑफ द फैक्ट कि कौन सा है। एक्सिलरेशन अगर बोला होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं प्लस लूंगा, एक्सिलरेशन तो माइनस भी होता है, उसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं जो कि रिटार्डेशन है, बट वो भी तो है एक्सिलरेशन ही। अब क्लियर हुआ, है तो वो भी एक्सिलरेशन ही, तुमको डायरेक्शन थोड़ी बोला है। हाँ, आंसर क्या निकलेगा सर, एनएटी में, एनएटी में, एनएटी में 18 लिखेंगे, एनएटी में 18 लिखेंगे, क्योंकि वहां पे माइनस का यूज करना मुश्किल होता है, माइनस जनरली ये एनएटी में तुमसे पूछेगा ही नहीं, ये सवाल तुमको एनएटी में पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास दो आंसर है और दो आंसर तुम्हारा एनएटी में नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो, अगर तुमको पूछता भी है तो उस केस में तुमको 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि शायद माइनस साइन उसमें नहीं लेता, शायद माइनस, बहुत रेयर आंसर माइनस में होता है, बहुत ही रेयर आंसर माइनस में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बस ये क्वेश्चन में था कि इसमें एक डजंट होगा, इन द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड रिप्रेजेंट पोजिशन एंड टी एस टाइम, ठीक है, विच इक्वेशन डजंट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, ये पूछा है, डजंट पूछा है, ठीक है, वहां पे डजंट मिस हो गया था शायद। बहुत ही आसान है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करूंगा ना, तो देखो अगर मेरे पास टी स्क्वायर है, ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टी आएगा, इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा मेरे को, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू होता है मेरा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, तभी मेरा यूनिफॉर्म करेगा। अगर टी स्क्वायर से कम है तो भी मेरा यूनिफॉर्म ही करेगा, ठीक है, तो भी मेरा इसलिए यूनिफॉर्म करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर वो जीरो हो जाएगा, बट ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, जीरो भी एक कांस्टेंट ही है, तो इन दैट केस भी मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बट अगर अगर मेरा टी स्क्वायर से ज्यादा हुआ, दैट इज टी क्यूब, किसी इक्वेशन में टी क्यूब का वेरिएबल आ गया, तो वो मेरे को एट दी सेकंड मतलब डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एक वैल्यू टी रह जाएगा, जिसमें हम लोग टी का वैल्यू जो पुट करेंगे उस हिसाब से हम लोग का एक्सेलरेशन आएगा, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मतलब होता है कि पूरा रास्ता मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला गया है, तो पूरे रास्ते में ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही चलेगा, ये नहीं कि कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, नहीं, इसको हम लोग यूनिफॉर्मली नहीं बोलते। क्लियर है 42, 42 क्लियर है, सी और डी सेम ही है। हाँ मतलब यहाँ पे इक्वेशन बस ये चेंज करते, इसको माइनस करते, इसको प्लस कर दो, लो हो गया, सी और डी चेंज, ठीक है, हो गया, क्लियर है, ए, हाँ आंसर इज ए सर, ओके, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 पे चले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ते हैं, जैसा नो बोलो यार।
क्या हो गया? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म टाइप। हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? इसमें एक टर्म यूज होता है पे बैक पीरियड। ठीक है, फिर अपडेट कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। अपडेट यार वो नहीं पता कैसे होता है, अगर मेरे को पता होता तो मैं कर लिया होता। Anyways, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को पूछा गया है कि पे बैक पीरियड क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पे बैक पीरियड मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट में कितना होगा। ठीक है, यही सवाल पूछा गया। अब बस इसमें से एक चीज, 3 पॉइंट, यस, गुड गुड गुड, 3 पॉइंट सही है, सही है। बस इसमें एक चीज हम लोग को समझना होता है, 3 ईयर समथिंग। हाँ, देखो इसमें क्या होता है ना कि पे बैक पीरियड हम लोग क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड हम लोग को, हम अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉमन टर्म देहाती टर्म में बोले तो दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। क्या होता है कि मेरा इनिशियली जितना इन्वेस्टमेंट लगा है, मान लो मैंने 5 लाख रुपए दिया है तुम, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट तुम मेरे को कब तक यही 50 लाख वापस करोगे, कितने साल में? दिस इज नोन एज पे बैक पीरियड। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, कैश फ्लो के माध्यम से बस। क्या, 3 से 4 के बीच, यस। अब इसमें क्या है कि मेरा इनिशियल ही है 50, ठीक है, 50,000 मैंने दिया है, ठीक है, 50,000 मैंने इनिशियली दिया है। अब क्या है कि मैं एक साल में उसको कितना, 10 दे पाया, तो एक साल बाद मेरे को उसको और कितना देना है, एक साल बाद मेरे को उसको कितना देना है? हाँ, 0.70 लगा। 0.72 लगाओ, सही है, गुड गुड। सही है, ठीक है। -40,000 हो गया क्योंकि मैंने 10,000 उसको वापस दे दिया। सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर के बाद हो जाएगा 40,000 माइनस, उसके बाद प्लस 12,000 आ जाएगा, दैट वुड गिव मी 28,000, है कि नहीं? 28,000 दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर के बाद कितना है? थर्ड ईयर के बाद 15 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड ईयर बाद कितना हो जाएगा? ठीक है, थर्ड ईयर के बाद हो जाएगा, ये -28,000, ठीक है, -28,000 प्लस 15,000, ये बच जाएगा मेरा -13,000 रुपए, ठीक है। अपना अपना पैसा जितना था निकल जाए, उसके बाद काम बंद, हाँ वही वही करना, ठीक है। अब माइनस अभी भी 13,000 है, लेकिन चौथे साल में क्या करना है, चौथे साल में मेरा 18,000 है। अगर मैं पूरे साल का ब्याज दूं तो वो 18,000 है, तो पूरे साल का मैं अगर उसको धन दूं तो वो 18,000 है, लेकिन मेरे को देना कितना, 13,000। मैं पैसा उसको ज्यादा क्यों दूं? हम लोग पैसे तो ज्यादा नहीं देते ना किसी को, क्यों दूं मैं पैसा ज्यादा जब मेरे से मांगा ही नहीं है तो, ठीक है। तो मैं फोर्थ ईयर में क्या करूंगा, फोर्थ ईयर में मैं बस 13,000 भरूंगा, ठीक है, मैं बस 13,000 भरूंगा। जब तक मैं 13,000 भर दिया वही मेरा पे बैक पीरियड हो गया। अब 18,000 क्या होता है, 18,000, 18,000 जो है वो मेरे को एक साल में देना होगा, ठीक है। तो मेरे को 13,000 देना है, तो 13,000 कितने में दूंगा, 1/18 × 13, दिस वुड कम एज 0.72 ईयर्स, ठीक है। तो मैं टोटल पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 3 साल तो पहले हो चुका है, उसके बाद 0.72, दैट इज 3 + 0.72, दिस वुड गिव मी 3.72 ईयर्स, ठीक है, कूल, समझ गए? अब देखो इसको अगर ऑप्शंस में हम लोग देखें तो ऑप्शन से तो और इजीली हो पाएगा, ऑप्शन से इसलिए इजी हो पाएगा, देखो मेरे को इतना पता है कि 4 साल तक तो जाना नहीं है, ठीक है, मतलब 4 साल से कम ही होगा और 3 साल से ज्यादा होगा, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल, है कि नहीं?
बाय नॉर्मल सेंस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सॉरी, 43 हो गया, 44 पे, 44 पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स सी हम लोग को 44 क्या बोला है। 44 बोला है, देखो यहाँ पे बोल दिया है, डिटरमाइन द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज बेस्ड ऑन 15% इंटरेस्ट। एंड ऑफ ये दे दिया। ऐसे सवाल तो हम लोग बहुत बार कर लिए, ये तो मतलब एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। एनपीवी हम लोग कैसे लिखेंगे, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो दैट इज एनपीवी। एनपीवी हो जाएगा जीरो, नहीं सॉरी 3000, इंटरेस्ट 15 है ना, 1.15 टू द पावर जीरो प्लस 6 बाई 1.15, 6000 बाई टू द पावर 1 प्लस ऐसे ही 4000। ठीक है, बाय 1.15 टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट वाला क्या होगा 5000 बाय 1.15 टू द पावर 5। ठीक है, 0.64 वाला ऑप्शन, हाँ सही है। इसका आंसर आ जाएगा 18,387.64 बी है। गुड, गुड। ये सब अब तुम लोग का गलत नहीं होना चाहिए, माइन इकोनॉमिक्स की ये सवाल अब तुम लोग से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़े वापस से। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरा एंड ऑफ द कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट के साथ, जैसे मतलब इंटरेस्ट रेट 15% है तो 1 प्लस 15% इंटरेस्ट है तो मतलब 0.15 उसका वैल्यू हो गया, तो 1.15 टू द पावर जो ईयर्स दिया है जिस एंड के अक्रॉस है, 3000 जीरो ईयर्स के, तो टू द पावर जीरो, 6000 टू द पावर 1.15 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4000 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 2। ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वही मेरा वैल्यू हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें कुछ समझना ही नहीं था, यही मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है। समझे, इज दिस क्लियर? हाँ सनु का सही है। सर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, देखो ऐसे तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अलग अलग दिया है तो वो तुमको कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसमें और कोई स्टेप नहीं, यही एक स्टेप पॉसिबल है। आगे बढ़े, 45 पे चले, 45 पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें बोला है क्या कि डिटरमाइन द फ्यूचर वर्क। ठीक है, अब इसमें ये होता है, फ्यूचर वर्क का मतलब क्या होता है बस ये समझ। प्रेजेंट वर्क का मतलब होता है कि आज का वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वर्क का मतलब ये है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इसने नहीं किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब दिया ही नहीं है तो हम करेंगे क्यों, मेरे को पहले साल से ही है। नहीं नहीं, अगर मेरे पास कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं उसको क्यों कंसिडर करूंगा, मेरे को बोला नहीं है तो मेरे को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू मतलब होता है कि आज का वैल्यू, आज अगर उसको देखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब हो रहा है कि आज मेरा कुछ पैसा है, उसको मैं लगा रहा हूँ, और मैं 10 साल बाद या जितने टाइम बाद बोलूंगा उस टाइम उस पैसे का कितना वैल्यू हो जाता है, दैट विल बी माई फ्यूचर वैल्यू। समझे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवी, पीवी और इसी को हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं, जितना अमाउंट आज मेरा बचा हुआ है इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, बस इतना होता है। पीवी निकाल लो इस सब का, उससे बस 1 प्लस आई टू द पावर एन कर दो। ठीक है, ये हो गया।
सॉरी ये पीवी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन प्लस ए। पीवी मतलब ये क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते रहेगा मेरा। ये जो मैंने 50,000 डाला है ये भी तो बढ़ते जाएगा। जो अगर मैं कभी लोन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो कि मैं 50,000 का लोन लेता हूँ, ठीक है, बस मैं 50,000 का लोन लेता हूँ। लेकिन मेरे को उसमें क्या होगा कि एक साल बाद वो सिर्फ 50,000 नहीं रहेगा, मेरे को कुछ इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं अगर आज 50,000 लूंगा तो अभी 8% का रेट चल रहा है इंडिया में, ठीक है। एनुअली कंपाउंड करेगा तो कुछ आएगा, चलो मतलब 10 कितना, 3 साल में शायद डबल हो जाता है, 3 या 4 साल में। 8 साल में तो ऐसे नॉर्मल फंड्स डबल होता है, ये शायद 3 4 साल या 5 साल में डबल हो जाता है। तो अगर मैं आज मैं 50,000 लिया तो 4 साल बाद या 5 साल बाद मेरे को वो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे वापस मेरे बैंक। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाएगा। और ये जो अमाउंट्स है, ये जो कैश फ्लो है, इसको भी मैं बैंक में जमाते जाऊंगा तो इसका भी तो कुछ इंटरेस्ट, इसका भी तो कुछ ब्याज मिलेगा मेरे को। ठीक है, सर फिर से रिपीट, इसमें क्या सीन है पहले ये ये जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, ठीक है, ये क्या है, एज अ काइंड ऑफ लोन है। तो अगर मैं बैंक से आज 50,000 लूँ, ठीक है, आज में अगर मैं 50,000 लूँ तो क्या मेरे को एक साल बाद सेम पैसा रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, मेरे को 50,000 से ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लग जा रहा है कि नहीं, इसमें इंटरेस्ट लग जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 5 साल बाद मेरे को कितना देना है, तो अभी 8% के हिसाब से ये डबल हो जाता है। तो मेरे को 5 साल बाद ऑलमोस्ट बैंक को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो मैं लोन 50,000 का लिया था वो मैं 5 साल बाद 1 लाख का दूंगा। तो क्या हुआ, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ गया कि नहीं। पहले मेरा 50,000 था, अब मेरे को 1 लाख देना पड़ेगा। वो तो मेरे को ही देना पड़ेगा ना, मैंने अगर बैंक से लिया है कि नहीं। तो ये भी बढ़ ही रहा है ना, इंटरेस्ट रेट से बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो इसमें फ्यूचर वैल्यू का क्या होगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, हो गया, फटफट सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। ये बोला है, ठीक है, अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, ठीक है, अगर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं नहीं किया होता, ठीक है, अगर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं नहीं किया होता तो मेरा फॉर्मूला कुछ अलग दिखता। अभी के लिए, अभी का केस में क्या है कि अभी के केस में एफ बी क्या आएगा, एफ बी आएगा प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, ठीक है, इंटू वन प्लस आई टू दावर एन, प्लस जो अमाउंट मेरे कैश फ्लो में बनते जा रहे हैं, अमाउंट मेरे कैश फ्लो में क्या बनते जाएंगे, 1/a टू द 1 प्लस आई टू दावर एन -1 बाय आई होता है। बस ये ध्यान में रखना कि फ्यूचर वैल्यू में नीचे आई रहता है, प्रेजेंट वैल्यू में नीचे रहता है 1 प्लस आई टू दावर एन इंटू आई। ठीक है, बस इतना डिफरेंस रहता है। तो क्या हो जाएगा, -50,000। और अगर मान लो ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं रहता तो इसको हम लोग जीरो कर देते। अगर मेरा ये 50,000 नहीं रहा होता उसको हम लोग जीरो कर दिए होते। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन इसमें है आई के 10% है तो 1.1 टू दी पावर कितना आ जाएगा, ये कितने साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, है कि नहीं। ये तो 5 साल तक चलेगा ना, मेरे को 5 साल का बाद क्या निकालना है, फ्यूचर वर्थ। तो 5 साल के लिए तो चलेगा, ठीक है। और ए कितना है, हर साल मेरे को कितना देना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 15,000, 15,000 1.1 टू दावर 5 -1 बाई 0.1। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगा। कितना आएगा ये फ्यूचर वैल्यू बताओ, 11051। गुड, वेरी गुड, मैं क्यों बोल लूंगा, 11051 वुड बी आर वैल्यू। क्या किसी को दिक्कत फ्यूचर वैल्यू निकालने में, अब समझ में आया फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, कैसे हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, आगे बढ़े, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस।
क्लियर है? क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। इनिशियल नहीं होता, अगर मेरा ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, देखो इस फॉर्मूले, इस फॉर्मूला को रटना। ठीक है, एफबी के लिए इस फॉर्मूला को रटना। किताब में जो दिया है वो बात अलग है, इस फॉर्मूला को रट लेना। ठीक है, इसको रट लेना। अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो माइनस 50,000 का है वो नहीं होगा तो इसको जीरो कंसीडर करना। फिर तुम्हारे किताब में यही फॉर्मूला दिया गया है कि नहीं? लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मेरे पास कुछ पैसा मेरे को इन्वेस्टमेंट में देना पड़ रहा है, इसीलिए ये प्लस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है मनीष, ऑल गुड। आगे बढ़ते हैं। 46। ठीक है, ये माइंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें बोला क्या क्या गया। ठीक है, एक एक करके लिखते जाओ, इसमें बोला क्या क्या गया। इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास सर्विस टाइम जो है, ठीक है, जो मेरे पास सर्विस टाइम है वो कितना हो गया, हो जाएगा 30 मिनट्स। अच्छा, एक एक चीज, ये चीज बोलने से पहले ना रुको, तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए। ठीक है, अगर तुम लोग कैसे पहचानोगे कि लैम्डा कौन सा होता है और म्यू कौन सा होता है? माइंड सिस्टम तो तुम लोग पढ़ चुके हो, क्वीइंग का थ्योरी तो तुम लोग पढ़ चुके हो। तो लैम्डा कौन सा होता है और म्यू कौन सा होता है? क्या चीज हमको समझाती है कि ये लैम्डा है ये म्यू है? बताओ। ऐसा कौन सा हिंट तुम देखोगे कि तुमको समझ में आएगा कि लैम्डा कौन सा है और म्यू कौन सा है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस? अगर तुमको बोला जाए कि कोई मान ले एक पॉइजन इक्वेशन है, नहीं नहीं, एक होता है पॉइजन, ठीक है, एक होता है एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही तुम लोग देखोगे, क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, वो 47 ऐसे ही तुम लोग को बताया गया है, उसमें तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इस दोनों को देखना चाहिए अगर ये कहीं पे दिया है तो। देखो पॉइजन अगर बोला है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेरा बात सुनो। पॉइजन होता है एक, और एक एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, जो मेरा पॉइजन होता है वो मेरे को क्या देता है, वो मेरे को लैम्डा देता है, और जो मेरा एक्सपोनेंशियल होता है वो मेरे को म्यू देता है। ये हमेशा याद रखना। इस भी क्वेश्चन में अगर तुम देखो, ये दोनों अगर तुम सीख गए तो इस क्वेश्चन में भी तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। शायद जितेंद्र तुम भी यही बताना चाह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट वुड गिव मी लैम्डा, वो मेरे को लैम्डा के साइड लेके जाएगा। और अगर मेरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट वुड गिव मी म्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिस वुड लीड टू म्यू। यहाँ पे पॉइजन है तो दिस वुड लीड टू मी लैम्डा। हाँ सर, यही बोल रहा है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब म्यू क्या होता है, जो मेरा मीन दिया रहता है, मीन 30 मिनट पर यूनिट दिया गया है कि नहीं, यही दिया गया है। मीन क्या दिया गया है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या होता है, 1/2 आवर, 1/2 आवर। तो इसको जो मीन होता है ना, म्यू का वैल्यू क्या होता है, 1/मीन कर देना होता है बस। दैट इज इक्वल्स टू 1/हाफ। ये कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली जो मेरा यहाँ पे एवरेज कितना दिया है, 8 सेट्स पर डे, इसमें तो मेरा लैम्डा ऐसे ही निकल जाएगा। इसको तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो लैम्डा ऐसे कि 10 सेट को मैं, 10 सेट्स जो है मेरे, वो मैं 8 घंटे में कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 घंटे में मैं कितना कर रहा हूँ, 1 घंटे में कितना कर रहा हूँ बताओ? 8 घंटे में 10 सेट को मैं क्या बोलता है राइव का देख पा रहा हूँ। तो मैं 1 घंटे में कितना देख पा रहा हूँ, 10/8, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 5/3, सॉरी 5/4। तो यही मेरा लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा।
लैम्डा 5/4 हो गया और म्यू हो गया 2। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल टाइम का फॉर्मूला होता है 1 - लैम्डा/म्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 - 5/4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 - 5/8, दैट इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब ये पर डे पूछा है, ये मेरा क्या निकला, पर आवर निकला। 3/8 जो निकला मेरा पर आवर निकला, और मैंने मेरे को कितना घंटा सर्व कर रहा है एक दिन में, 8 घंटा, तो मैं इंटू 8 कर दूंगा, दिस वुड गिव मी 3 डेज। क्या ये बात समझ में आया, एक दिन में कितना आइडियल बैठ रहा है मेरा गाड़ी, मतलब कोई भी 3 घंटा बैठ रहा है। इज दिस क्लियर, क्या 46 वाला सवाल क्लियर है, क्या 46 वाला सवाल सही क्लियर है तुम लोग को, बताओ। हाँ, पर आवर नहीं पूछा, पर डे पूछा है क्वेश्चन पे, देखो। ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ तो अपने डेज में दिया है, मैं डेज ही तो करूंगा ना यार, आइडियल टाइम, आंसर आओ। अरे यार, अच्छा, हाँ, 3 आवर पर डे होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा 3 आवर्स पर डे, पर डे सॉरी, हाँ मतलब वही। वो 46 का क्या करना, 46 का कौन सा 46 का, अरे ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है भाई, ये 46 क्वेश्चन नंबर है। पर डे 3 आवर होगा, हाँ हाँ सही है सर, सही है, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ हाँ हाँ, आंसर और सही समझ गया मैं। मनीष 46, भगवान, 46 क्वेश्चन नंबर है मेरा भाई। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47 पे, इजी इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। देखो, इसमें भी क्या बोला है, इसमें मेरे को देखो, इसमें मेरे को बोल दिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आएगा, लैम्डा। इसमें क्या है, मेरे को बोला है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है म्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से आएगा म्यू, पॉइजन से आएगा लैम्डा। ठीक है, ये तो मेरे को पता है। एवरेज कितना दिया है, 9 मिनट, मतलब मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/9, बस 1 बाई कर देना होता है। म्यू का कितना आएगा, एवरेज कितना दिया है, 3 मिनट, तो ये कितना हो जाता है, 1/3। अब बोला यहाँ पे फ्रैक्शन द फोन इज इन यूज। आइडियल क्या होता है, आइडियल जब हम निकालते हैं तो 1 - लैम्डा/म्यू करते हैं, तो यूज कितना हो गया, यूज हो गया 1 - आइडियल, या तो एक्सक्यूज मी, या तो आइडियल में कर, या तो आइडियल बैठेगा, या तो काम करेगा, यही तो पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं, और ये मिल के मेरा पूरा दिन का काम होता है। आइडियल अगर मेरा 1 - लैम्डा हुआ, तो यूज कितना हो जाएगा, यूज हो जाएगा 1 - आइडियल, 1 - 1 - लैम्डा/म्यू, दैट इज इक्वल टू लैम्डा/म्यू आ जाता है कि नहीं। तो यूज का कितना हो जाएगा, लैम्डा/म्यू कर देंगे, 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, कितना आ जाएगा ये, 3/9, दिस इज इक्वल टू 0.33 और 1/3, 1/3 और 0.33 कुछ भी बोल दो, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 47 का क्वेश्चन नंबर है। फिर से 47 से कोई ये मत करना, क्वेश्चन अलग है सर। लैम्डा म्यू दोनों 1/मीन होता है क्या? हाँ, बस दोनों 1/मीन होता है और कुछ नहीं। अगर तुमको एवरेज दे दिया जाता है, लैम्डा बोल दिया, लैम्डा मतलब पॉइजन बोल दिया जाता है, तो बस 1/एवरेज कर देना होता है। लेकिन अगर तुमको निकालना होता है तब तुम बस निकाल लेना, 1 घंटे में कितना होगा। अरे बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि देखो, उसमें 1/लैम्डा क्यों करता है, यहाँ पे 9 मिनट दिया गया है, ठीक है, 9 मिनट्स दिया गया है, तो 9 मिनट्स में मान लो एक काम होता है, तो बेसिकली हम लोग निकालना चाहते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 1/9 होगा, है कि नहीं। सेम मेरा पिछले कंडीशन में भी था, देखो 8 घंटे में मेरा 10 गाड़ी था, है कि नहीं, तो 1 घंटे में मेरा कितना गाड़ी होगा, 10/8, बस 1 आवर या 1 मिनट में हम लोग निकालते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा आवर का कंसेप्ट था, इसीलिए आवर में गए थे, यहाँ पे मेरा मिनट का कंसेप्ट है, तो मैं मिनट्स में लेके जाऊंगा, समझे, इसीलिए मैं 1/9 कर दूँ एक ही बार। इज दिस क्लियर टू यू ऑल,
समझे? क्वेश्चन नंबर 48 पे चले क्या? हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे चले। पहली बार पढ़ाई? क्यों, तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं गया था? ये तो सिस्टम में क्वेरिंग का थ्योरी में आता है ना। हाँ हाँ, ये तो सिस्टम का क्वेरिंग में आती है ना क्वेश्चन, मतलब क्यूइंग क्यूइंग का क्वेरिंग नहीं, क्यूइंग का क्वेश्चन है ये। इस साल तो आया हुआ था गेट 24 में, ये क्वेश्चन तो आया हुआ था। ये तो पढ़ाया होगा तुम लोग को शायद अनुराग सर ने। क्वेरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया क्या तुमको, तुम लोग को? अच्छा, तुम लेट जाए हो सकता है। बाकी बाकी लोग ये बताओ जरा कि क्यूइंग का कॉन्सेप्ट तुम लोग को पढ़ाया गया है कि नहीं? क्वीन का क्वेश्चन आया यार, क्वीन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सर इसमें भी एडवांस, इसके आगे एक प्रोसेस है, उसको बता दीजिए। हाँ देखो, देखो इसमें आगे इसके एडवांस बहुत सारे फॉर्मूलाज तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला का क्वेश्चन होता है। सिंपली अगर तुम बताओ, इसमें तुम अगर एडवांस क्वेश्चन पूछोगे तो हाँ, एडवांस क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसको डिस्कस करने में कोई फायदा मेरे को दिख नहीं रहा है। जैसे एक होता है तुम्हारा एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बट गेट 2000, हाँ गेट 2000, यार गेट 2024 का क्वेश्चन तो मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैंने किया नहीं था उसका। उसका क्या फॉर्मूला होता है मैं भी भूल चुका हूँ वैसे तो, ठीक है। चलो ठीक है, गेट 2024 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। एक क्लास इसके बाद एक और क्लास लेंगे ना, उस क्लास में गेट 2024 वाला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। कूल। कौन पूछा था? जितेंद्र। गेट जो 2024 वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जो इसका क्वेश्चन, ठीक है, 47 वाला। अब वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो बस फॉर्मूला बेस्ड है, तुमको बस फॉर्मूला में डालना है, फॉर्मूला पता है तो तुम निकाल लोगे। तुमको बस फॉर्मूला में डालना है, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन नहीं किया तो मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला में तुम डालोगे तुमको आंसर मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ये जो क्वेइंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें तुम लोग क्या करना है कि एक एक शीट लेना, उसमें सारे क्वेइंग का फॉर्मूला डाल देना, ठीक है। और उसको हर दिन देखते रहना, क्योंकि क्वेइंग का कॉन्सेप्ट हर बार एक मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है ना अब कि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है और आदमी को पता नहीं चल रहा। इस बार भी बहुत लोग ने क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। तुम्हारा क्वेश्चन हम कर देंगे, बाकी दो तो डाउट तुम लोग को सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। चलो ठीक। 48 क्या पूछा है? अरे यार ये तो फिर से वही ईओक्यू वाला क्वेश्चन है, तो वही तुम लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है। डिमांड कितना दिया है? डिमांड मेरे को 3600 केजी दिया है, ठीक है। ऑल गुड। पर ईयर, पर ईयर ये जरूरी है बस लिख देना। पर जैसे यहाँ पर टाइम दिया है तो उसको रेट में कन्वर्ट, हाँ रेट में ही तो कन्वर्ट किए ना बेसिकली, रेट में ही तो कन्वर्ट किया और क्या। 9 मिनट दिया था, 1 मिनट पे कितना आएगा वही तो मतलब तो रेट ही है ना, ठीक है। देखो डिमांड मेरा 3600 केजी पर ईयर आया। अब मेरे को क्या दिया है कि एस कितना दिया है? 36 है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट कितना है? 2.5 पर केजी पर ईयर, ठीक है। ये मेरे को दे दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है ईओ क्यू का? सॉरी, रूट अंडर 2 ds बाई एच, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। यहाँ पे आएगा 3 to 1.99, ठीक है। 3 to 99.1 मतलब 0.99 केजी, दैट इज इक्वल टू 322 केजी। ये तो बहुत ही इजी सवाल था, ये तो मतलब बहुत ही इजी सवाल था, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो हम लोग अगला ये क्वेश्चन बस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में तो तुम लोग को मजा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 तो तुम लोग को बहुत आसानी, ये तो मैंने बता ही दिया था कि कुछ भी हो जाए बस ऑर्डर होता है MBAE, ठीक है। नई बीवी, नई बीवी आएगी, आएगी एक्स से मूव ऑन कर, ठीक है। एक्स से, ये तो गलती नहीं करना चाहिए, एक्स से मूव ऑन, ठीक है। नई बीवी आएगी एक्स से मूव ऑन कर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 49 वाला सवाल कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सवाल करेंगे आफ्टर 49 से लेकर 65। 16 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हो गया क्लियर, सॉर्टेड? और किसी को कुछ पूछना है? कोई किसी ने कोई पूछा था ना अभी, सुनील ने शायद, सुनील या जितेंद्र ने पूछा था।
गेट वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हाँ ये पूरा पूरा हो जाए, ये वाला फिर से एक बार, कौन सा वाला, ये वाला करा देता हूँ, देखो पीडीएफ अपलोड करूंगा जब मैं ये कर दूंगा, पूरा क्लास खत्म कर दूंगा तब उसके, तुमको तो पता ही है मैं उसके बाद ही करता हूँ। क्या क्या बोला था, इसका क्वेश्चन था क्वीन थ्योरी का, लिख लेता हूँ तो मैं भूल जाऊंगा वापस। क्वीन थ्योरी का ये 24 का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो वो मैं बता दे रहा हूँ एक बार, कौन था बेचारा, कौन था, लो देखो, 49 बताना है कि यही बताना ना मनीष, 49 बताना है कि कौन सा बताना है, 48 बताना है, कौन सा, कौन सा करना है बताओ, 49 की 48, मनीष 48 या 49, अभी अब चला गया ये। अरे इसमें क्या है ना कि इसमें तुमको कोर साइज पूछ ले, ठीक है, करेक्ट होल डायमीटर पूछ ले, तीन चीज होता है बेसिकली, क्या क्या होता है उतना मेरे को, चलो दिखाई देता हूँ ना क्या क्या होता है, मेरे पास खुला ही हुआ है, इसमें होता है क्या क्या, ये रहा, ठीक है। या तो तुमको पूछ दे, या तो तुमको बोल दे क्या बोलते हैं ड्रिल, या तो तुमको बोल दे ड्रिल रॉड आउटसाइड डायमीटर, या होल डायमीटर, या कोर डायमीटर, ठीक है। तुमको तीनों में से कुछ भी बोल दे, तीनों में से कुछ भी बोल दे, या तो ड्रिल होल आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, ड्रिल होल आउटसाइड डायमीटर, या फिर मेरे को बोल दे होल डायमीटर, या मेरे को बोल दे कोर डायमीटर, ठीक है। ऑर्डर हमेशा सेम ही रहने वाला है, दैट इज एन ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, इसको इसको याद करने का ट्रिक होता है नहीं, इससे होता है क्या नहीं, ये हो गया बीवी, ठीक है, ये हो गई आएगी, नई बीवी आएगी, ई से क्या हो जाता है ई एक्स, मतलब एक्स, नई बीवी आएगी एक्स से मूव ऑन करके, ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया आज, क्लियर है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, हो गया ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। सर 47 क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, 47 वाला कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रहा होगा, 47 वाला क्वेश्चन क्या था, ये था, अच्छा 47 वाला तो ये तो तुम देखे ही हो जितेंद्र, लो देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एवरेज मेरे को दिया है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल दिया है, उसका भी एवरेज दिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ द डे जिसमें फोन विल बी इन यूज बोला, आइडियल नहीं बोला, बस वो देखना था, ठीक है, ऑल गुड, क्वेश्चन नंबर 47 दिखा दिए, नहीं हो रहा है मुझे, भाई ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, स्टॉप स्टॉप प्रेजेंटिंग ही नहीं हो रहा, अरे यार कुछ ग्लिच होगा, कुछ ग्लिच होगा, मैं बाद में दिखा देता हूँ, ये स्टॉप प्रेजेंटिंग नहीं पता क्यों नहीं चल रहा है, या कुछ ग्लिच होगा, मैं अगले अगले सेशन पे आके दिखा देता हूँ, 47 48 दोनों करा दूंगा, और 47 गेट वाला भी करा दूंगा, ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.